हाय दर्शकों, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज जो हम लोग सीयूटी पीजी एलएलएम के बारे में बात करने वाले हैं कि उसकी प्रिपरेशन और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। और ये बात हम लोग सीयूटी पीजी एलएलएम टॉपर्स के साथ करेंगे। हमारे साथ खुशी और पीयूष है इसके लिए। ये दोनों अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलएम कर रहे हैं। तो हम इनका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जानेंगे और इन्होंने क्या क्या सोर्सेज को देखा और क्या इनका पूरा शेड्यूल है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनके स्कोर जानते हैं। तो पीयूष क्या स्कोर था? धन्यवाद दीदी, आपने हमको मौका दिया है ये सब इंटरव्यू के लिए। मेरा स्कोर 300 में से 240 था। हाँ, सच अ नाइस स्कोर। खुशी? मेरा स्कोर 247 था। तो इन लोग के इतने अच्छे स्कोर्स आए हैं, तो अब जानते हैं इन लोग की क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही है। लेकिन सबसे पहले मैं चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे अभी टाइम बहुत कम बचा है ना, मार्च में एग्जाम है। यस। तो क्या आप लोग को लगता है कि अगर कोई अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं सीयूटी पीजी एलएलएम की, तो हो सकता है? क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन मिल जाता है। बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है। मैंने तैयारी किया था तो मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम 8 जनवरी को ख़त्म हुए थे। उसके बाद मैं फुल फोकस तैयारी किया था और वहाँ से मैंने इतना मार्क गेन किया है, तो कोई भी कर सकता है। तो पॉसिबल है। खुशी, तुम्हें क्या लगता है पॉसिबल है? मैंने पर्सनली नवंबर से स्टार्ट किया था, बट हाँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है DLLB में तो यू कैन एस इट। एंड आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तब भी आपका मार्च में एग्जाम अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ तो क्लियर है, अगर कोई अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो वो कर सकता है। तो पीयूष, अब मैं सीधा पूछूंगी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, क्योंकि आपने बताया कि अच्छा अभी सेमेस्टर एग्जाम जब आपका चल रहा था तो आपने कोई तैयारी नहीं कोई तैयारी नहीं की। अच्छा, तो जब आपका एग्जाम खत्म हुआ तो आपका क्या शेड्यूल रहता था? मेरा शेड्यूल ये था कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, जैसे कि पूरे सेमेस्टर हमने पढ़ाई भी की थी, सेमेस्टर के अप्रोच से हमने पढ़ाई भी की थी, तो हमारा बेसिक क्लियर था। और बेसिक क्लियर होने की वजह से आगे हम लोग जब एकदम कंटिन्यूस जब तैयारी करना शुरू किए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। पढ़ी हुई चीज़ों को हम लोग दोबारा पढ़ते गए, रिवाइज करते गए और क्वेश्चन लगाते गए। तो मतलब कितने घंटे दिन में पढ़ते थे आप? वही 8 आवर तो देना ही रहता था, मिनिमम 8 आवर सीयूटी पीजी एलएलएम के लिए देना ही रहता था। तो मतलब कुछ ही महीने थे, लेकिन आपने पूरा डेडिकेटेड प्रिपरेशन किया, PYQs वगैरह आपने हाँ। खुशी, आपने जैसे आप नवंबर में कर रही थी तैयारी, तो आपका सेमेस्टर चल रहा होगा उस टाइम, तो आप कैसे करते हैं? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का भी सेमेस्टर चल रहा होगा। तो सेमेस्टर चल रहा था बट क्लासेस वर मैनेजेबल। लास्ट ईयर में थोड़ा सा क्लासेस सबका ही मैनेजेबल होता है। हाँ, लास्ट ईयर में थोड़ा सा लूज हो जाता है। तो मैं प्रिपरेशन पहले से ही कर ही रही थी, तो मैंने इससे पहले तो PYQs देखे लास्ट ईयर के। CUT LLM के सिर्फ 2-3 पेपर्स थे, उससे पहले मैंने DU LLM और BHU LLM के सारे पेपर्स देखे। पेपर्स देखे, उसको कैटेगराइज किया कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। जिस पे ज़्यादा स्कोरिंग था वो मैंने पहले कंप्लीट किया, उसके बाद जो लेस स्कोरिंग था तो वैसे मैंने कैटेगराइज करके करा स्टार्ट। अच्छा, और जब आपका खत्म हो गया सेमेस्टर तो आपने फुल फ्लेज मतलब इसकी पढ़ाई शुरू की? आफ्टर दिसंबर जनवरी से मैंने फुल फ्लेजेड रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। एंड उसके बाद मैंने जनवरी एंड में मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने 1 महीना मॉक्स लगा दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग। तो खुशी ने जैसे बताया कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी कि सबसे पहले PYQs देखे, और CUT PG LLM की जैसे ये कंप्लेन होती है कि PYQs कम है, और खुशी ने क्या किया, BHU का और DU का पिछले क्या कहते हैं कि पेपर्स को देखा और उसके हिसाब से कैटेगराइज किया। तो अगर कोई अभी भी तैयारी शुरू कर रहा है तो मेरे हिसाब से पहला स्टेप, जैसे खुशी ने बोला, कि वो PYQs देख सकता है और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसे पहले कवर कर सकता है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं CUT PG LLM के सिलेबस है, उसमें तो सब कुछ ही है, मतलब कुछ ही चीज़ होगी जो कि नहीं है ना, मतलब उन्हें सिलेबस के नाम पे क्या बनाया। खैर इस पे नहीं जाते। लेकिन क्या आपने सारे सब्जेक्ट्स कवर किए थे कि कौन से आपने सब्जेक्ट स्पेसिफिकली कवर किया था, क्या था? पहले मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम का जो PIQ होता है वो इस एग्ज़ाम का बाइबल कहा जा सकता है। तो किसी भी एग्ज़ाम को अप्रोच करने से पहले उसके PIQ भी जाना बहुत ज़रूरी है। PIQ जाने पर ही उस एग्ज़ाम को लेकर अप्रोच बन पाता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था कि जितने भी अवेलेबल PIQ थे मेरे पास, ऑलमोस्ट सारे थे, जितने भी हो चुके थे उतने सारे थे, मैंने सबका एक सॉल्यूशन किया। जो नहीं आ रहा था उसको देख के मैंने सॉल्यूशन किया। सारे PIQ मैंने सॉल्यूशन कर लिया। उसके बाद मुझे आइडिया लग गया कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसको मैंने प्रायोरिटी टेबल में बनाया। 10 सब्जेक्ट ऐसे रखे हैं जो ज़्यादा पूछा जा रहा है, 10 सब्जेक्ट ऐसे रखे। कौन कौन सा? जी मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके बाद जो स्टूडेंट्स था टार्ट था, जैसे इंटरनेशनल लॉ था, उसका फैमिली लॉ था, फैमिली लॉ के बाद क्रिमिनल लॉ आ जाते हैं, क्रिमिनल लॉ के बाद IPR था,
इंडस्ट्रियल लॉ था, जैसे लेबर लॉ था, वही हाँ इन्वायरमेंट लॉ भी था। और हाँ इतने एक्ट जो थे बहुत इम्पोर्टेंट थे। ये नॉट द इम्पोर्टेंट हाँ। सब्जेक्ट्स। हाँ, तो और बाकी इसको आपने डिटेल में हाँ cover किया। डिटेल में हाँ। जैसे और आपने कवर कैसे किया? जैसे अगर हम लोग देखें कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है तो उसमें अब इतने डीप में तो पढ़ने का समय नहीं है। अगर हम देखें तो आपने मतलब कैसे पढ़ा था, किस टॉपिक पे कैसे ध्यान दिया, आपको मतलब कैसे पता चला? चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ था पहले से, तो मैंने उसको क्या किया था, इसके लिए 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। सारे आर्टिकल जितने भी थे उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। और उसके बाद जो स्टेट और सेंटर के जितने भी प्रोविजन थे वो ओवरलैप कर रहे थे, तो मैंने उनका एक साथ स्टडी किया। ठीक है, बस आर्टिकल चेंज है, डिफरेंट है, बट जो चीज़ें हैं वो कॉमन ही थी मोस्टली। उसके बाद इन दोनों को एक साथ मैंने पढ़ा और फिर से जो शुरुआती है जो फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज और PSP उसको मैंने एक साथ पढ़ा। और बाकी जो लास्ट में बच जा रहे थे, इमरजेंसी हुए, इलेक्शन वाले जो चैप्टर हुए, उनको मैंने एक साथ किया। ऐसे डिवाइड करके किया। और बाकी जो सब्जेक्ट्स है, जो इन 10 सब्जेक्ट्स के अलावा जो सब्जेक्ट्स है उनको आपने कवर किया था? हाँ, कैसे कवर किया था आपने? उनके बाद उसके बाद जितने क्वेश्चन 1 या 2 सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें मैंने डिटेल में नहीं गया था। उसका कोर प्रिंसिपल क्या है, उसमें किस चीज़ मतलब कोर प्रिंसिपल मतलब क्या आपने है, ओवरव्यू ले लिया। हाँ ओवरव्यू ले लिया। और ऑब्जेक्टिव हर एक्ट का, जितने भी माइनर एक्ट थे, स्पेशल एक्ट थे, उनका ऑब्जेक्टिव जो था, प्रियम्बल जो था एक्ट का, मैंने अच्छे से कवर किए थे। अच्छा, सब आपको एक आइडिया नहीं था। हाँ हाँ। अच्छा, तो ये था कि आपने ये सब्जेक्ट्स किए। अब हम पूछते खुशी से कि खुशी है मतलब इतना बड़ा सिलेबस था तो कि आपने सारे सब्जेक्ट्स कवर किए थे? और ये 35 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, मैंने काउंट कर रखे हैं। इसके लिए क्लैपिंग, क्योंकि काउंट ही नहीं कर पाते। हाँ, ठीक है, तो मैंने कैटेगराइज किया था जैसे मैंने आपको बताया। तो जो मेन सब्जेक्ट्स थे लाइक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इन्वायरमेंट लॉ, फैमिली लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इनके नंबर्स थे। तो मैंने इसको ज़्यादा अच्छे से किया, थोड़ा डेप्थ में पढ़ाई करी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सेमेस्टर में जब पढ़ रही थी तो मैंने नोट्स बना रखे थे, तो उसी को रिवाइज किया और PYQs देखी कि कौन सी जगह से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से, तो उस टाइप से किया ये सब्जेक्ट। और बाकी जो माइनर लॉज हैं उसके लिए मैंने जैसे इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, टैक्सेशन था, या फिर वाइट कॉलर क्राइम्स, इंफॉर्मेशन एक्ट, ये सब किए थे। तो इनके लिए मैंने ओवरव्यू लिया। यूट्यूब पे 20-25 मिनट्स की वीडियोज़ रहती हैं जो वन शॉट रहते हैं। हाँ, वन शॉट वीडियोस। तो मैंने बेसिक ओवरव्यू लिया, उसके 3 to 4 पेजेस के क्रिस्प नोट्स बनाए, ताकि जैसे आप डायरेक्ट खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अथॉरिटीज़ क्या हैं और पनिशमेंट किसमें है। तो मैंने वो थोड़ा एक 3-4 पेजेस के नोट्स में बना लिया। तो उसी को ही मैंने बस पढ़ा कि बाई चांस मेरे को एग्ज़ाम में अगर अटेम्प्ट करना हो क्वेश्चन और एलिमिनेट कर पाऊँ मैं 2 ऑप्शन, तो मैं 2 ऑप्शन में एलिमिनेट करके एटलीस्ट गेस अच्छा से लगा सकती हूँ। क्योंकि बात ये है कि जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, डॉट ये सारी चीज़ें वो सब लोग पढ़ लेते हैं, बट अगर आपको स्कोर हाई करना है तो यू हैव टू स्टडी माइनर नॉलेज। हाँ, खुशी ने कितनी अच्छी चीज़ बताई कि जब खुशी ने सब्जेक्ट पढ़ा था, खुशी की एक स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं पढ़ लूँ तो एटलीस्ट मैं ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाऊंगी, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। तो जो मेजर सब्जेक्ट्स है उसे कवर करने के बाद जो माइनर सब्जेक्ट्स है बहुत डेप्थ में नहीं, बहुत प्रिसीजन के साथ नहीं, लेकिन खुशी ने ऐसे प्रिपेयर किया कि वो ऑप्शंस एलिमिनेट कर बस। तो खुशी सोर्सेज क्या था तुम्हारा, मतलब कि फॉर दैट सब्जेक्ट्स मैंने जैसे ऑप्शन में बैंकिंग ले रखा था अपने। जैसे मेजर जो आपका वो था, आपने बताया कि वो तो यूट्यूब से आपने देख लिया। हाँ, माइनर तो मैंने यूट्यूब और जो मेजर सब्जेक्ट्स है जैसे हम जो CUT का पैटर्न है वो इंडेक्स बेस्ड है। कि आपके सेक्शन आते हैं कि सेक्शन नंबर कौन सा है, ये है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आते हैं। तो मैंने वो आर्टिकल्स को तो आपको डायरेक्ट को थोड़ा सा क्रम करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, वो सारा कुछ किया था। और बाकी तो मैंने अपने सेमेस्टर के नोट्स जो बना रखे थे पूरे 5 साल में, तो उसको मैंने देखा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर था मेरा, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली मैंने तो खुशी ने मतलब अपने जो कॉलेज के सेमेस्टर नोट्स थे उसको रेफर किया। तो खुशी क्या कोई गाइड बुक वगैरह रेफर करी थी? गाइड बुक, हाँ, मैंने सिंगल्स की LLM की एक बुक आती है जिसमें थोड़ा सा मैटर भी होता है और प्लस PYQs भी तो होता है। हेल्पफुल लगा था कि कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं? बहुत हेल्पफुल था वो। थोड़ा मैंने तो सॉल्व पूरा नहीं किया, लेकिन जितना मैंने सॉल्व किया था 5-6 सब्जेक्ट्स वो बहुत हेल्पफुल था। सिंगल्स की LLM की काफ़ी मोटी बुक आती है, बट आप बुक के से मत जाइएगा साइज पे, बट मैंने वो बाय करना इस वर्ड। हाँ, मैंने भी लिया था सिंगर्स का। मेरे पास 2 थी, सिंगर्स और एक के जे। तो मैंने तो मेरे टाइम में ये हुआ था ना, कोविड का टाइम था, तो मेरे को तो इतना प्रिपरेशन का टाइम मिला नहीं था। कोविड का टाइम था तो मैं उसी में क्या करती थी, PYQ लगाती। मैं 3rd-4th ईयर में थी, लेकिन मुझे क्लियर था कि मुझे आगे LLM नहीं करना, मुझे डी से ही LLM करना है। तो मैं क्या करती थी, कोविड का टाइम था तो मैं PYQ सॉल्व करती थी। तो मेरा तो ज़्यादा तो कुछ
था नहीं, लेकिन अभी तो मैं देखती हूँ कि एग्ज़ाम इतना स्ट्रेटजी और ये होता है। मेरे तो बस मैंने PYQs वगैरह सॉल्व किए तो ओके। और आपका क्या सोच सकते हो? जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने सेमेस्टर का नोट्स प्रिपेयर किया था, तो मेरा भी वही था। सेमेस्टर के नोट्स ही प्राइमरली जो मेजर सब्जेक्ट थे वो सेमेस्टर के नोट्स ही थे। अच्छे से मैंने नोट्स बनाए थे और उसी को मैंने रिवाइज किया, पढ़ी हुई चीज़ों को मैंने फिर से पढ़ा और उसको क्वेश्चन किए थे। जैसे सिंगल का जो गाइड हमने भी लिया था कि उसमें से हर जब हम गाइड मोटा इसलिए है कि सब चीज़ का जितना भी सिलेबस है सबका वो मटेरियल वहाँ दे दिया है, बट हम लोग को कुछ रिलेवेंट सब्जेक्ट का ही वहाँ पे रेफर करना है। जैसे मैं क्या किया, टॉट का जो था, टॉट का पूरा MCQ मैंने वहाँ से लगाया था, सिंगल से लगाया था। और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे MCQ है प्रैक्टिस के लिए। अगर इनको कहीं से MCQ नहीं मिल रहा है और प्रैक्टिस में कमी लग रही है, वहाँ से अच्छे से किया जा सकता है। हाँ, और मेजरली जो माइनर लॉस से हाँ माइनर लॉ के लिए 1 शॉट मैंने वीडियो भी देखे थे यूट्यूब से। और सबसे ज़्यादा वही मैं बता रहा हूँ कि इंडेक्स और उसका प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव क्या था है एक का, और जो उन्होंने जैसे बताया कि इसमें अथॉरिटी कौन है, कैसे है, प्रोसीजर कैसा जैसे है। कि एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं। हाँ वही। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बताया कि तैयारी जो है स्टूडेंट्स अगर अभी से करना चाहे तो कर लेंगे, लेकिन आप लोग के तो नोट्स थे, जिनके नोट्स नहीं थे उन्हें क्या करना है? ये क्वेश्चन दोनों को बताना है। हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि हो सकता है नोट्स नहीं है, तो हाँ। अगर जिसका नोट्स होगा तो इतना सोचेगा ही, जैसे पढ़ रखा होगा इतना, लेकिन नहीं पढ़ा उससे क्या करना है? डायरेक्ट्स आते हैं जिसमें कमेंट्स होता है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट्स, मतलब और जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, लाइक ये इन्वायरमेंटल लॉ के मुझे तो डायरेक्ट्स नहीं मिलेंगे, बट आप जैसे कि ये वाली बुक ले लो, इसमें मैटर गिवन है, लाइक गाइड बुक में इसमें 10, 12, 15 पेजेस का मैटर है इन्वायरमेंटल लॉ, बट क्रिस्प में गिवन है। जैसे मेरे पास भी इन्वायरमेंटल लॉ के नोट्स नहीं थे, हाँ, तो फिर मैंने उसी बुक से वो जो पेजेस थे सारे वो मैंने रीड किए और फिर PYQ पढ़े, तो आइडिया मिल गया था कि कौन, और पहली बार PYQ आप देख चुके हो तो पता है कौन सा एक्ट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा, तो आप वही एक्ट कर सकते हैं। 1 minute later. कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ, बस इन्हीं कुछ चीज़ को मैं मॉडिफाई करूँगा, और जो जिनका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है वो अभी से रिगर्सली मतलब अच्छे से, ठीक है, एक्सक्लूसिव जो है सिंगल का जो गाइड है उसके सारे कंसेप्ट पढ़ें, थोड़ा कंसेप्ट भी दिया शुरू में, और उसके बाद ना उस पर MCQ लगाएं, ठीक है। और आप 4 साल नहीं पढ़े हैं, 2 साल नहीं पढ़े हैं, तो अब पूरा 2 महीने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये लास्ट है आपको उसका अपना रेक्टिफाई करने के लिए, तो सिंगल का बुक एकदम प्रीफर कीजिए। क्या और रेक्टिफाई करने के लिए? कोई गुनाह किया है तो रेक्टिफाई करने का आखिरी मौका है। हाँ वही, सॉरी टू बी हार्श बट ठीक है। तो वही है, सबसे अच्छा है सिंगल गाइड, उसका कंसेप्ट पढ़ लीजिए, उसको MCQ लगाइए, और हाँ, जितना MCQ लगाए उतना आपका कंसेप्ट क्लैरिटी होगा, उतना अच्छे से आप उस पर कमांड कर पाएंगे। तो मतलब बात देखी जाए इन लोगों की, तो जिन्होंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, जैसे पीयूष ने बोला रेक्टिफाई करने का टाइम है, तो इसके लिए क्या करना, वही PYQs देख लो, कोई वो ले लो, गाइड बुक ले लो, क्योंकि अब एक एक सब्जेक्ट पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है इतने समय में। बेटर ये है कि गाइड बुक ले लो, PYQs लगा लो, उसके अकॉर्डिंग करो। कंटेंट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, वरना समय कम है, बहुत ज़्यादा कंटेंट हुआ तो प्रॉब्लम होगा। जैसे हम लोग अब हो गया, मान लो प्रिपरेशन कर दी, अब पेपर देने जा रहे हैं, तो आप लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहोगे पेपर अटेंड करके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है ना, तो नेगेटिव मार्किंग में कैसे कंपटीशन होता है, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शुरू करते हैं। जैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि एक क्वेश्चन पर 4 मार्क मिलते थे और -1 था, तो क्वेश्चन जैसे ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत मेजॉरिटी जो क्वेश्चन होंगे कॉमन लीगल सेंस होंगे, और कुछ हाँ कुछ तो क्वेश्चन जो होंगे 10 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल भी होंगे। तो अटेम्प्ट कैसे करना मैं कैसे अटेम्प्ट किया तो भी बता रहा हूँ। जिन ऑप्शन में मुझे लग रहा था 2 में से 1 होंगे, मैंने उस पर एकदम अटेम्प्ट कर दिया था। अगर मुझे लग रहा था कि 4 ऑप्शन में से मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं लग रहा है, वहाँ अटेम्प्ट करने नहीं जाए, ठीक है। बाकी अगर आपको 2 में कंफ्यूज है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ब्लाइंड अटेम्प्ट तो बिल्कुल ना करें, कॉन्शियस अटेम्प्ट करें। तो कितने क्वेश्चन आपने किए थे? ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं। बहुत ब्लंडर जवाब है, मैंने 75 अटेम्प्ट किए थे। एक क्लैपिंग तो बनती है पीयूष के लिए, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। आपका खुशी? मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ये था अटेम्प्ट करने के लिए कि जितने क्वेश्चंस मुझे परफेक्टली आते होंगे वो मैं मार्क करूँगी, लेकिन जो नहीं आते होंगे उसको मैं छोड़ती हुई चली जाऊँगी। बट इस बार जो लास्ट ईयर का पेपर था वो कंपेरेटिवली इजी आया था, तो मैंने 75 में से 73 अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। मतलब पहले मैंने अप्रॉक्स
70 की होंगे, फिर मैंने 2-3 में तुक्के लगा के, मतलब जैसे कि होता है कि आपको लग रहा है कि हाँ यही होगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है कभी पहले, तो मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया था 73 और 2 बिल्कुल। दो नहीं आती, 2 छोड़ तो इन लोगों ने पढ़ाई ज़्यादा करी थी। आप मैं बताती हूँ, मैं आप लोग को बता। ये भी बात है कि पेपर पे डिपेंड करता है। लाइक उससे पहले लास्ट ईयर पेपर जो था वो टफ था, तो उसमें इवन 7 क्वेश्चन गलत भी थे, तो 28 मार्क्स एक्स्ट्रा में देते थे बच्चों को। तो और उसका कट ऑफ भी आई थिंक 196 गया था DU का, बट इस बार का कट ऑफ भी हाई गया था बिकॉज ऑफ पेपर ईजी था। तो पेपर पे भी डिपेंड करता है कि आप अटेम्प्ट कितना कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। हाँ, पेपर देख के अटेम्प्ट कीजिएगा। तो जैसे कि लोगों ने बताया, जो क्वेश्चन एकदम अच्छे से आता है, जो 100% श्योर अबाउट इट, तो उसे टिक कर देना है, और जिसके बाद में एकदम श्योर नहीं, उसे नहीं अटेम्प्ट करना है। अब बाकी जिसमें कंफ्यूजन है वो देख के कर लेना, कितने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसके हिसाब से देखना। तो मैंने जब दिया था, मैं अपना भी ऐड करूँगी इसके अंदर, जब मैंने दिया था ना, तो मैंने कितने क्वेश्चन छोड़े थे, मेरे टाइम पे 100 क्वेश्चन आते थे, तब उसमें जनरल पार्ट भी था, है ना। तो मैंने क्या कहते हैं, मैंने 20 क्वेश्चन छोड़े थे। हाँ, पर जनरल वाले हाँ, मैंने 20 क्वेश्चन छोड़े थे क्योंकि हाँ, तो मैंने 20 क्वेश्चन छोड़े थे, और मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके बारे में मैं श्योर नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरा तुक्का हमेशा ही गलत लगता है। तो मैंने सोचा जो मेरे आ रहे वो भी ना चला जाए, तो मैंने रिस्क कम लिया। अब आप लोग देख लेना आप लोगों का कितना सही है। अगर ज़्यादा सही है तो थोड़ा बहुत रिस्क ले लो, लेकिन सही कम है तो मत ही रिस्क लेना। तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। चलिए अब एकदम आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा ऐसा बोला जाता है कि हम जब गिरते हैं कहीं से भी तो नीचे हमें प्लान भी रखना चाहिए, नहीं कि गिर गए तो एकदम ज़मीन पे गिरेंगे। तो इन लोगों से पूछेंगे कि अगर मान लो अगर आप लोग को CUT PG LLM नहीं होता तो आपका क्या प्लान भी था? मैंने IIT खड़गपुर का भी एग्ज़ाम दे रखा था। हाँ, तो वो मेरा निकल गया था, मुझे IPR मिल गया था उसमें। और सेकेंडली मैंने जामिया मिलिया का फॉर्म डाल रखा था, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी डाल रखा था। मतलब उसकी फॉर्म्स आए नहीं थे, बट मैं वो डालती। तो मेरा प्लान भी यही था कि या फिर तो IIT खड़गपुर लेके मैं कॉलेज भी चले जाऊँगी, या फिर सेकेंडली या फिर जामिया या फिर इलाहाबाद में जो भी निकलता है। तो मेरा प्लान भी तो यही था। अच्छा, तो मतलब आपने और फॉर्म्स भर रखे थे, लेकिन अगर किसी ने और फॉर्म्स नहीं किए तो CUT का एग्ज़ाम जो होता है वो ऑलरेडी मार्च में होता है। फॉर्म्स आते हैं सारे अप्रैल मई में, जामिया के, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो यू कैन फिल इट हाँ, इफ यू वांट टू डू परस्यू LLM। हाँ, अब ये जो ऑप्शन है सिर्फ LLM का ही बता रहे, उसके बाद वो तो आपका पर्सनल है, लेकिन ये बता रहे कि अगर आपने CUT PG का स्पेसिफिकली नहीं फिल किया तो जैसे खुशी ने बताया कि और भी जो फॉर्म्स आएंगे आगे आप उसे चेक कर सकते। तो आपका क्या प्लान भी था? मेरा प्लान भी ये था कि पहले तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरा DU में मतलब अच्छा नंबर आएगा और DU में हो जाएगा, बट एग्ज़ाम देकर मैं आया तो मुझे लग गया था, मैं अच्छा करके आया हूँ। उसके बाद मैं तब भी BHU का ही सोच रहा था, बट बाद में सर्कमस्टांसेस ऐसे बदले कि मुझे DU आना पड़ा। बट मेरा जो प्लान भी था ये था कि अगर DU प्लान भी था क्या? नहीं जो प्लान भी ये था कि अगर CUT नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देखूंगा। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी नहीं हुआ तो लखनऊ यूनिवर्सिटी देखूंगा। लखनऊ से नहीं हुआ तो मैं जहाँ से ग्रेजुएशन किया था गोरखपुर यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैं LLM कर लूँगा। और वहाँ से भी नहीं होता तो मैं सिविल सर्च की तैयारी का ताला छोड़ देता। तो लॉ में आप हो तो हाँ। अगर नहीं होता तो लॉ ही छोड़ देते। मैं इतना हाश नहीं कहूँगी आपको डिसीजन लेने के लिए कि ना हो तो लॉ ही छोड़ दो, लेकिन ये कुछ ऑप्शन है जैसे इन लोगों ने बताया आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो यही था। बहुत बहुत थैंक यू खुशी और पीयूष को कि इन लोगों ने हमें सारी चीज़ें बताई और हेल्प किया आप लोग को जानने में कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और बाकी इन लोगों ने प्लान भी अपना शेयर किया। एंड ये लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे, तो आप लोग इन्हें कमेंट में थैंक यू ज़रूर बोल सकते हैं। और थैंक यू प्लीज, थैंक यू खुशी अपना टाइम देने के लिए और इतना पेशेंटली यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए इतने अच्छे सर्कमस्टांसेस में भी। हाँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। फ्लैशबैक। मैंने कहा था ये उसकी जगह है। तो हम मीटिंग नहीं कर रहे। अरे नहीं करेंगे। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।